चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने काशीपुर के मोहल्ला रहम खान स्थित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश कुमार सिंह के आवास पर पहुंचकर उनकी पत्नी मधु सिंह के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। इसके बाद हरीश रावत गांधी आश्रम रोड स्थित कांग्रेस के नवचेतना भवन में पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता अभी से ही निकाय चुनाव को लेकर पूर्ण तरीके से तैयार हैं। इस बार प्रदेश में निकाय चुनाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसको लेकर बीजेपी ने अभी से ही बौखलाहट उनमें नजर आने लगी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप नगर निकायों के और जिला पंचायतों के चुनाव टलवाने जा रहे हैं। आप संविधान संशोधन, संविधान की भावना का अपमान कर रहे हैं, उस पर चोट कर रहे हैं। प्रशासकों की नियुक्ति न करनी पड़े इसलिए डेडलाइन रखी है संविधान संशोधन के जरिए, मगर राज्य सरकार ने चोर दरवाजा निकाल लिया उसके लिए। विधानसभा का सत्र का बहाना करके प्रवर समिति बिठा दी है। आप कितने दिन टालेंगे देखते हैं। पहले आरक्षण के नाम पर टाला, अब प्रवर समिति के नाम पर टालेंगे और फिर दोनों चुनावों को एक साथ करवाने के चक्कर में इसको टालेंगे। तो ये एक बड़ा अनिश्चय इन्होंने डाल दिया है, मगर ये कुछ भी करे इनकी हार निश्चित। और ऋषिकेश से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दौरे पर पहुंचे हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एम्स अस्पताल पहुंच योगेश डिमरी की पूछा कुशलक्षेम। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने योगेश डिमरी के परिवार को बंधाया ढांढस। सरकार किसी भी कीमत पर अपराधियों को नहीं बख्शेगी, कहना है महेंद्र भट्ट का। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने योगेश डिमरी की माता जी को किया आश्वस्त। उपचार में जुटी डॉक्टरों की टीम। सरकार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कृत संकल्प। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने शैल शिल्पी पराक्रम दिवस समारोह में प्रतिभाग किया और कर्मवीर जयानंद भारती को श्रद्धांजलि अर्पित की है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने आज कोटद्वार में शैल शिल्पी पराक्रम दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पौड़ी कांड के नायक और उत्तराखंड रत्न कर्मवीर जयानंद भारती जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का आयोजन शैल शिल्प विकास संगठन द्वारा ऐतिहासिक पौड़ी कांड की 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने अपने संबोधन में कहा कि जयानंद भारती जी का योगदान उत्तराखंडी समाज के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। खंडूड़ी ने कहा कि समाज सुधारक से लेकर आर्य समाज के प्रचारक और स्वतंत्रता संग्रामी और सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के लिए दीर्घकालिक संघर्ष किया। उन्होंने सामाजिक चेतना के रूप में जन जागरण जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय जी ने इसको 1932 1911 में इस चीज की बात की, तो आज ऐसा क्या है कि हम उन चीजों को लेकर समाज को सशक्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं इसे अभी कह रही थी, आपके समाज की तादाद और होनी। तो वहीं जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देश पर डीडीहाट विकासखंड की ग्राम पंचायत के वनराजी गांव में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख बबीता चुफाल ने शिविर में आए वनराजी परिवारों की समस्याओं को सुना। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी और प्रमाण पत्र भी दिए गए। ब्लॉक प्रमुख बबीता चुफाल ने कहा कि वनराजी परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस शिविर का आयोजन किया है, जिसमें वनराजी परिवार पशुपालन, कृषि कार्य और मत्स्य पालन पर मुख्य धारा से जुड़ेंगे। किरौली ग्राम सभा में स्वदेशी शिविर का आयोजन किया गया। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जो वन राज्यों को जागरूक करने का और राज्य सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जाए। इसमें 9 रेखी विभाग में अपना जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ वन राज्यों तक पहुंचाना है।
उसमें विभाग द्वारा भी अपनी प्रतिभा की गई और इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान महेश कन्या जी द्वारा भी उनको जागरूक किया गया और आने वाले समय में जो भी वन राज्यों की ये योजना बनाई। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार किसानों की समृद्धि के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार ने स्टाम्प शुल्क में प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। कृषि कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक के ऋण पर किसानों को अब स्टाम्प शुल्क अदा नहीं करना होगा। पहले ये सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस फैसले से किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जो ऋण जो पहले उपलब्ध होता था वो केवल 3 लाख का उपलब्ध होता था, जिस पर कोई किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता था और अब लिमिट है उसकी बढ़ा करके उन्होंने 5 लाख तक का कर दिया है, जिस पर कोई स्टाम्प शुल्क अब नहीं है। तो मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सरकार के द्वारा जो महिला किसानों को जो सहायता मिल रही है वो सभी बहनों के लिए लाभदायक है, चाहे उसमें बिना ब्याज का लोन हो, चाहे उपकरण खरीदने के लिए जो सहूलियत दी जा रही है उसमें भी छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। अब खेतों की सिंचाई के लिए नहरों के पानी पर लगने वाला सिंचाई कर भी माफ कर दिया गया है। किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत कृषि उपकरण खरीदने पर 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 2,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। सरकार ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए पहली बार मंडुए का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है, जबकि गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य यानी एसएपी भी 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। प्रदेश में गेहूं खरीद पर किसानों को एमएसपी पर 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आज राज्य के करीब 8 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। धामी सरकार का ये है संकल्प, सुखी रहे किसान, समृद्ध बने उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें, अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं डीएम सविन बंसल। डीएम सविन बंसल पहुंचे जिला चिकित्सालय कोरोनेशन। डीएम ने चिकित्सालय में उपलब्ध सभी व्यवस्था और सुविधाओं का बारीकी से किया निरीक्षण, भर्ती रोगियों से जाना हालचाल। डीएम के अचानक पहुंचने से अस्पताल में मचा हड़कंप। डीएम के आने की भनक लगते ही आनन फानन में अधिकारी हुए हाजिर। डीएम ने आम नागरिक की तरह लाइन में लगकर बनाया पर्चा। चिकित्सालय में आम जनमानस के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जुटाई जानकारी। डीएम सविन बंसल ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सफाई व्यवस्था को लेकर जताई नाराजगी। चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता करे सुनिश्चित। अस्पताल में आने वाले मरीजों और तीमारदारों को किसी प्रकार की ना हो असुविधा, ये आदेश दिए हैं डीएम सविन बंसल ने। चिकित्सालय में बढ़ाए जाए दवाई के काउंटर। चिकित्सालय व्यवस्थाओं की निरंतर की जाए मॉनिटरिंग। सभी सुविधाएं रखे दुरुस्त और आशा हेल्पलाइन डेस्क पर नियमित रूप से कार्मिक की उपस्थिति बनाए रखने के दिए निर्देश। कटिंग एज हॉस्पिटल है जिले का, तो जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी, सोशल डिलीवरी का एक मुख्य केंद्र है। यहाँ पे इंश्योर करना चाह रहे थे कि सारी सर्विसेज दुरुस्त हों, फार्मेसी से लेके हमारी आईपीडी और जितने भी वार्ड्स हैं। तो कुछ समस्याएं पेशेंट्स ने बताई हैं, कुछ यहाँ के स्टाफ ने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं और कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं जो हमने दुरुस्त करने के लिए सीएमएस साहब को निर्देशित किया है। अगली जो हमारी चिकित्सा प्रबंधन समिति में हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की मेजॉरिटी ऑफ दी डेफिशिएंसीज और प्रॉब्लम्स को निदान कर दें। और जब नेक्स्ट विजिट पे आएंगे तो आई वुड एक्सपेक्ट ऑफ सीएमएस एंड सीएमओ साहब कि यहाँ पे हमारा क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इम्प्रूव दिखे। डिपार्टमेंट्स के लिए हमने मॉनिटरिंग के लिए, गहन मॉनिटरिंग के लिए निर्देशित किया है और जो हमारी एजेंसीज हैं, जो हमारे ठेके लगे हुए हैं सफाई के, खाने के, उसमें भी कमी पाई जाती है तो उसको तत्काल पेनलाइज करना है। तो आज जो सफाई की व्यवस्था में जो हमें डेफिशिएंसी दिखी है उसमें पेनल्टी के निर्देश दिए गए हैं।
तो वहीं अविभाजित भारत के लायन ऑफ पंजाब कहे जाने वाले महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे दिलीप सिंह की 186 वर्षगांठ के अवसर पर श्री राधा कृष्ण मंदिर सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महाराजा दिलीप सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महाराजा दिलीप सिंह का मसूरी से गहरा नाता रहा है। उन्होंने कई वर्ष मसूरी में बिताए। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने कहा कि बेशकीमती माने जाने वाला कोहिनूर हीरा महाराजा दिलीप सिंह के गले की शान हुआ करता था। प्रथम सिख एंग्लो युद्ध में अंग्रेजों ने ब्रिटिश शासन में उनके साम्राज्य को मिला दिया था और एक संधि के तहत कोहिनूर हीरा अपने देश ले गए। साथ ही हिंदुस्तान से अरबों खरबों के सोने चांदी के जेवरात भी ले गए। उसके बाद महाराजा दिलीप सिंह मसूरी आ गए थे और उन्होंने अपना जीवन के काफी साल मसूरी में बिताए थे। नगरपालिका कर्मचारी संघ द्वारा पालिका सभागार में पीसीएस की परीक्षा में पास होने पर नगरपालिका कर्मचारी चंद्र सिंह रावत के बेटे अनिल रावत को सम्मानित किया गया। इस मौके पर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी राजेश मथानी ने कहा कि पालिका के लिए गर्व का विषय है कि यहां पर कार्यरत कर्मचारी के बेटे का पीसीएस में चयन हुआ, जिसके लिए नगर पालिका द्वारा स्वागत समारोह आयोजित किया गया। वहीं नगर पालिका के कार्यालय अधीक्षक चंद्र प्रकाश बडोनी ने कहा कि अनिल रावत ने सीमित संसाधनों के बाद भी पीसीएस परीक्षा पास की है, जो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं अनिल रावत ने कहा कि नगर पालिका से उनका गहरा नाता रहा है। उनके पिताजी यहीं पर कार्यरत हैं। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। संकल्प है सुशासन का, अंतिम छोर तक समाधान और निराकरण का। अंत्योदय के पथ पर संकल्पित है उत्तराखंड सरकार। देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से बढ़ी डबल इंजन सरकार की रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक मजबूत प्रदेश के निर्माण हेतु इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। राज्य की जीएसडीपी में 25% की बढ़ोतरी उत्तराखंड की प्रगति को दर्शाता है। अब राजस्व को दोगुना करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। उत्तराखंड के सीमांत जनपदों में तेजी से हो रहा है स्मार्ट विलेज का निर्माण। वोकल फॉर लोकल पर आधारित योजनाएं स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कर रही हैं। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और बने हैं इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के नए कीर्तिमान। तकनीकी के क्षेत्र में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, एम्स सैटेलाइट सेंटर और नए कॉलेजों की स्थापना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं के प्रशिक्षण पर खासा जोर दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए 1064 ऐप, देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून, अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, सीएम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 और सेवा का अधिकार उत्तराखंड सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही तय करता है। उत्तराखंड सरकार का वचन है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब सशक्त उत्तराखंड के निर्माण से बदल रही है तस्वीर, संवर रही है तकदीर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं रायवाला से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सांसद हरिद्वार के त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं रायवाला। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सदस्यता अभियान और कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में की शिरकत, कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जमकर की सराहना। कार्यकर्ताओं ने साझा की क्षेत्रीय समस्याएं, कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए ज्ञापनों का अध्ययन कर परेशानियों का किया जाएगा निराकरण। बच्चों की शिक्षा शैली को लेकर, हाईटेक बनाने को लेकर भी की चर्चा। बीजेपी सरकार में महिला से संबंधित बनाए गए हैं विशेष कानून। देश और राज्य के स्तर पर हो रहा है चौतरफा विकास। आइए अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मौजूदा कार्यकर्ताओं से क्या कुछ कहा। 500 रुपये 14 विधानसभाओं में लगना, तो मैंने ये तय किया कि मैं पैसे को शिक्षा पर खर्च करूंगा। शिक्षा
और मैं चाहता हूँ, मैं भी पिछले दिनों से मेरे पत्रों में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ बैठा था, अभी में एक जगह बैठा था और कुछ लोगों से मैं बातचीत करके मैं चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को, जब तक 8वीं तक हमारे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को हम अंग्रेजी तो आज भारत की भाषा जैसी हो गई है, लेकिन उसके अलावा 2 विदेशी भाषाएं, ताकि हमारे बच्चे बाहर जा करके अन्य देशों में आज बहुत डिमांड है दुनिया में। आज जो नई जनरेशन है वो बहुत बड़ा गैप आ गया, शादी नहीं कर रहे हैं, शादी कर बच्चा नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या आज दुनिया के विकसित देशों में खड़ी हो गई है, जैसे जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्वीडन है। इन देशों की हालत ऐसी हो गई है कि बच्चे ही नहीं, वहां की सोच ही बदल गई है और कारोबार का पूरी दुनिया में फैला हुआ है। वो चाहता कि हम लोग अच्छे ऐसे विश्वसनीय लोग रहें, तो उस दृष्टि से हम मेरी सोच है कि हमको भाषाएं हम और विदेशी भाषाएं और एक जगह हम हाईटेक तरीके से एक जगह स्टूडियो बना करके वहां से वीडियो माध्यम से हम उन बच्चों को उसके लिए उनको हम ट्रेन करें। आपको मुझे कोई सुझाव हो तो आप लोग भी मुझे उसके बारे में सुझाव दीजिए। सीमित पैसा है और मैं चाहता हूं कि हमसे जिसका जो भी पैसा लगे वो दुनिया को दिखना चाहिए, पब्लिक को दिखना चाहिए कि हमारे सांसद ने एक खर्चा किया है, इसकी पारदर्शिता में कहीं कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। श्री राधा कृष्ण मंदिर सभागार में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा हरितालिका तीज उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया है। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही लकी ड्रॉ, गीत, संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि हर वर्ष हरितालिका तीज उत्सव मनाया जाता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं रखी गई थी, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की। एसएसपी अजय सिंह और एसपी देहात लोकजीत सिंह के निर्देश पर पुलिस ने त्रिवेणी घाट पर रहने वाले बाबाओं की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। बाबाओं के भेष में अगर संदिग्ध मिलेंगे तो पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी और नियम अनुसार कार्रवाई करेगी। बता दें कि इसी कड़ी में त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी प्रकाश पोखरियाल और बस अड्डा चौकी प्रभारी नवीन डंगवाल ने पुलिस टीम के साथ पूरे त्रिवेणी घाट पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान दर्जनों बाबाओं से पुलिस ने पूछताछ की और उनके आधार कार्ड चेक किए। पूर्व में किए गए पुलिस सत्यापन की कॉपी को भी पुलिस ने देखा। इस दौरान घाट पर अतिक्रमण करने वालों को भी पुलिस ने फटकार लगाई है। एसपी देहात लोकजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने त्रिवेणी घाट पर रहने वाले बाबाओं में कुछ नए चेहरे देखे हैं, जिन पर पुलिस को संदेह है, इसलिए चेकिंग चलाकर उनके सत्यापन की जांच शुरू की गई। आज ही चेकिंग में 1.5 दर्जन से अधिक बाबाओं को चेक किया गया, जिसमें 2 बाबा बिना सत्यापन के रहते हुए पाए गए हैं, जिन्हें पुलिस सत्यापन कराने के लिए कहा गया है। नैनीताल से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निदेशक शहरी विकास नितिन भदौरिया ने माननीय उच्च न्यायालय में दिया शपथ पत्र। 10 नवंबर तक स्थानीय चुनाव को लेकर होगी अधिसूचना जारी। 25 दिसंबर तक शपथ सहित निर्वाचन की सभी प्रक्रिया होगी पूरी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु भारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई जनहित याचिका पर सुनवाई। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए और अंतिम मतदाता सूची को ध्यान में रखते हुए 10 नवंबर तक चुनाव की अधिसूचना होगी जारी। खबर नैनीताल से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। निदेशक शहरी विकास नितिन भदौरिया और ने माननीय उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल किया है, जिस पर सुनवाई हुई है। 10 नवंबर तक स्थानीय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होगी और 25 दिसंबर तक शपथ सहित निर्वाचन की सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएंगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु भारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, नगर निकाय को लेकर एक जो शपथ पत्र दाखिल किया गया था, उस पर सुनवाई हुई है, इससे जुड़ा क्या कुछ अपडेट आपके पास है? हाँ संदीप, कहें तो लगातार यहाँ कहें लगभग
1 साल से लोगों को यहाँ पर इंतजार थी। कहें तो 2023 की बात करें तो 2 दिसंबर को नगर निगम के जो बोर्ड थे वो यहाँ पर खत्म हो गए थे कार्यकाल, और उसके बाद यहाँ पर प्रशासक बैठ गए थे। लेकिन उसके बाद लगातार यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार जल्द चुनाव करने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर जनहित याचिका भी माननीय उच्च न्यायालय में यहाँ पर दायर की गई थी जसपुर निवासी द्वारा, और उसके बाद लगातार निकल के आ रही थी कि क्या होना है, लगातार इसमें सुनवाई चल रही थी। तो आज एक बहुत बड़ी फिर खबर निकल के आई है कि उसमें आज राज्य सरकार द्वारा जो नितिन भदौरिया हैं, जो नगर विकास के यहाँ पर निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर आज शपथ पत्र दिया है। शपथ पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, उन्होंने कहा कई चीजों को लेकर देरी जरूर हुई है, चाहे वो हम कहें त्योहार आ रहे हैं उसको लेकर कहें, और साथ कहें तो नियम जो उसके जो क्या कहते हैं, अगर हम कहें कहीं कुछ आरक्षण को लेकर कहें, चाहे साथ ही हम इसको कहें कि जो लिस्टिंग हो रही थी, जो सूची बन रही थी, जो क्या कहते हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर लगातार उन्होंने कहा है कि, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, जो शपथ पत्र दिया है उन्होंने कहा कि 10 नवंबर से पहले चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग जो है वो अधिसूचना जारी कर देगा, और उसके बाद 25 दिसंबर से पहले सभी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, और कहें तो जो शपथ होती है वो भी पूरी हो जाएगी, तो पूरा बोर्ड गठन हो जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा। उन्होंने कहा 25 दिसंबर तक ये सभी चीजें पूरी हो जाएंगी। आज शपथ पत्र यहाँ पर दिया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब ये जो लोग लगातार बात कर रहे थे कि चुनाव कब होंगे, वो भी एक निश्चित डेट यहाँ पर निकल के आ गई है। बिल्कुल कमल, लोगों का अब इंतजार तो खत्म होता दिखेगा ही, लेकिन साथ ही सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्या वजह रही कि इतने लंबे समय तक चुनाव को टाला गया, या यूं कहीं चुनाव हुए ही नहीं, जबकि हम कहें कि लोकसभा चुनाव भी आकर चले गए, लोग सिर्फ इंतजार करते रह गए। हाँ, बीच में चुनाव होने थे करके तो 2 दिसंबर 23 को बोर्ड यहाँ भंग हो गया था। उसके बाद 6 महीने के लिए यहाँ पर प्रशासक बैठाए गए, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव आगे सरकार ने कहा कि लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, इसमें कहीं दे दे, और उसके बाद कहीं आरक्षण की बातें निकल के आई हैं, और कहें तो मतदाता सूची को लेकर यहाँ पर हुआ, कहीं निगम बोर्ड यहाँ बने, कहीं नगर पालिका भी नहीं बनी है। तो सरकार लगातार यही कह रही थी काम चल रहा है कहीं ना कहीं लगातार, लेकिन अब एक शपथ पत्र फिर यहाँ पर मैंने कहा ना, जो डायरेक्टर है यहाँ पर इसके शहरी विकास के, उन्होंने नितिन भदौरिया, उन्होंने आज शपथ पत्र दिया और उन्होंने कहा कि 10 तारीख तक जो है अधिसूचना जारी हो जाएगी चुनाव की, और 25 दिसंबर तक सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, शपथ ग्रहण हो जाएगा, बोर्ड गठित हो जाएंगे। ये आज माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच में यहाँ पर दिया, और इसकी सुनवाई जो हुई थी। तो कुल मिला के कहें जो इंतजारी घड़ियां हैं वो काफी टाइम से लगातार चल रही थी कि आज कोर्ट का क्या फैसला है। तो आज निश्चित रूप से सरकार ने भी यहाँ पर शपथ पत्र देकर कह दिया है कि हम चुनाव कराने जा रहे हैं, और तब सभी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, और 10 नवंबर तक हम अधिसूचना जारी कर देंगे, और 25 दिसंबर तक सभी चुनाव पूरे करा लिए जाएंगे, शपथ हो जाएगा, बोर्ड का गठन हो जाएगा। तो इस चीज को लेकर अब जो लोग मायूस से दिख रहे थे, लगातार जो चुनाव लड़ने की तैयारी से लगातार लगे रहते थे, कहीं ना कहीं अब उनके चेहरों में एक ये चीज निकल के जरूर आई है कि जो चीज चौकसी से लगे थे, अब ये चीजें और तेजी से जरूर होंगी। क्योंकि अगर हम कहें तो सितंबर चल रहा है, अक्टूबर की बात करें, नवंबर में आचार संहिता लग जाएगी। तो कुल मिला के कहें अब जो लोग चुनाव लड़ने वाले थे उनकी अब कहीं ना कहीं और तेजी शुरू हो जाएगी, और लोग अब फिर पूरे एक्टिव मोड पे मुझे लगता है जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो आ जाएंगे। बिल्कुल कमल, नगर निकाय के चुनावों को लेकर करीब करीब अब देखें तो ये स्थिति जो है साफ होती नजर आ रही है। ऐसे में जो पार्टियां हैं, उम्मीदवार हैं, वो भी पूरी तरह से तैयार थे। उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ अभी बची हुई तैयारियां हैं, और जो भी कुछ अब राजनीतिक हलचल जो तेज होने वाली है प्रदेश में? हाँ, वो तो कहें अभी उस चीज में समय होता है, जब ये अधिसूचना जारी होती है तो उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आगे ये प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन सबसे पहले जो मैंने कहा ना, जो अन्य चीजें हैं, जो आरक्षण का काम है वो पूरा होना है, मतदाता सूची का वो पूरा होना है, और जो कुछ नए यहाँ पर निगमों गठन हुआ था, कुछ उनको नगर गठन हुआ, वहां वो प्रक्रिया पूरी होने वाली है। तो कुल मिला के कहें एक तरह से जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनमें कहीं ना कहीं जोश हो गया, वो अपनी तैयारी में और अधिक तैयारी में जुड़ जाएंगे। पर जो अगर हम कहें कि उसको लेकर कहें कि जो अपना कैंडिडेट्स को लेके जाएं, उसमें अभी समय है। ये जब अधिसूचना जारी हो जाएगी, जब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद फिर इसका नंबर आता है। तो अब वही देखना है कि कुल मिला के जो लोग लगातार काफी देर से इंतजार कर रहे थे, अब उनको कहीं ना कहीं एक जीत मिली है कि 10 नवंबर तक अधिसूचना जारी होगा और 25 तारीख तक चुनाव करा लिए जाएंगे। अब वो और कहीं ना कहीं जो अपने चरण प्रचार हैं, जो लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं और तेजी आने के आसार हैं। बिल्कुल बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।